बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक जंगी सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल कह लें उसको। हर तरफ सफ़बंदी भी हो रही है और मोर्चे भी बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो जंग है वो भी मेरा ख्याल है अगली मंजिल पर पहुँच चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जंग है वो भी एक नेक्स्ट लेवल को पहुँच चुकी है। इन सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। और इमरान खान साहब ने आज मुझे लगता है जो उनकी फ़ाइनल कॉल है वो गालिबन उन्होंने दे दी, और उसका क्या नतीजा निकलेगा और उन्होंने फाइनल कॉल क्यों दी उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आज दिन का आगाज़ हुआ सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त यानी सबकी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और उसके फ़ैसलों के साथ। दो आज बड़े फैसले आए सुप्रीम कोर्ट से। पहले खबर आई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो थे पंजाब के, वो आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया और नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो थे वो यानी कि अमल में आए, बन गए वो, और उस अमल को इलेक्शन कमीशन ले गया सुप्रीम कोर्ट में। याद रहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम या उनका बनना वो तहरीक इंसाफ की डिमांड भी थी और ऑब्वियसली उनके मफाद में भी था। उसकी वजह यह है कि इस वक्त शिकायत जो हैं इलेक्शन के हवाले से वो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ की थी, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन उस अमल को लेके सुप्रीम कोर्ट चला गया और चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब की जानिब से बेंच बनाया गया, खुद वो उसके सरबराह बने। कार्रवाई हुई, फैसला महफूज हुआ। आज उसका सुबह फैसला सुना दिया गया और फैसला फिर वही हुआ, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सपोर्ट करता था तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया। मतलब इसका ये हुआ कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला आया। फैसला देने वाले थे मोअज़्ज़िज़ जनाब काजी फैज़ल साहब। बहरहाल ये एक फ़ैसला आ गया, ये मामला यहाँ पे सेटल हुआ। इसके बाद दूसरा जो बड़ा मसला था वो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर 63A की तशरीह के ऊपर नज़र सानी वाली दरख्वास्त। ये बात कल से ही शुरू हो चुकी थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, और फिर वैसा ही हुआ। आज सुबह हुई, कार्रवाई का आगाज़ हुआ। 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अदालत के अंदर पहुँचे और 5वीं जो नशिस्त थी वो खाली रही, और वो नशिस्त थी जनाब मुनीब अख्तर साहब की, और वो नहीं आए। और उन्होंने अपना ख़त जो था वो रजिस्ट्रार को इरसाल कर दिया। उसमें उन्होंने वो रीज़न्स दे दी कि वो क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा जी मैं इससे बिल्कुल राय फ़रार इख्तियार नहीं कर रहा और मैं इसमें यानी कि रिक्यूज़ भी नहीं कर रहा। रीज़निंग उन्होंने की कि इन बुनियादों पर मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहा। जो बुनियादी नुकता था उनका वो ये है कि जब एक बार ये तय हो चुका था मामला, ये ग़ालिबन जुलाई की बात है, जुलाई 19 की, 2024 का जुलाई 19, उसमें ये बात हुई थी जजेस कमेटी के अंदर कि जनाब इस बेंच की सरबराही करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो फिर ख़ुद कैसे काजी फैज़ल साहब ने इस मामले को ख़ुद टेकअप कर लिया और ख़ुद इसके सरबराह बन गए, और फिर उसकी कोई रीज़निंग भी नहीं दी। तो उन्होंने इस चीज़ को भी बुनियाद बनाया, और एक दो और चीज़ें थी उनको भी बुनियाद बनाकर वो बहरहाल बेंच का हिस्सा नहीं बने। लिहाजा केस की कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। अब 63A की तशरीह हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली काजी फैज़ल साहब बिलवास्ता तौर पर भी शायद उसमें कहीं ना कहीं फॉल करते हैं, बेनिफिशरी हो सकते हैं, मुमकिन बेनिफिशरी। तो ये अब सूरत हाल रही, यानी कि कार्रवाई उसकी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इसका यानी समाअत के दौरान काजी फैज़ल साहब ने ये कहा कि कल मुनीब अख्तर साहब चाहे इस बेंच में बैठें या ना बैठें, दोनों सूरतों में केस की समाअत कल दोबारा होगी और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और ये भी कहा साथ कि अगर मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठते, पहले कोशिश की जाएगी उनको मनाने की, अगर वो इस बात पर राज़ी ना हुए तो इसके बाद जो भी दस्तयाब जज साहब होंगे उनको बेंच का हिस्सा बनाया जाएगा और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अब शाम के वक्त, अभी अब से कुछ देर पहले रात गए जनाब, इस आज की जो अदालती समाअत थी उसका हुक्मनामा जो है वो आ गया, और वो हुक्मनामा मुनीब अख्तर साहब को भी भेजा गया, और मुनीब अख्तर साहब ने उसके जवाब में एक और ख़त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा, और उस ख़त के अंदर उन्होंने आज की इस समाअत को और इसके हुक्मनामे को, बिलखुसूस जो इसका हुक्मनामा है, उसको गैर कानूनी करार दे दिया। उनका मौक़िफ़ ये है कि बेंच 5 रुकनी था, तो 4 अरकान ने वहाँ बैठ कर समाअत कर ली और उसका हुक्मनामा जारी कर दिया। और जो हुक्मनामा मुझे मौसूल हुआ उसमें बतौर जज मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ मेरे दस्तखत मौजूद नहीं है, तो उन्होंने इसको गैर कानूनी भी डिक्लेयर कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए 4 रुकनी बेंच है। मैं आपको एक जो जंग है गैर एलानिया उसकी सूरत हाल बता रहा हूँ कि 4 जज साहिबान समाअत करते हैं, उसका हुक्मनामा आता है, जो 5वें मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं उनको वो भेजा जाता है जो कि शरीक नहीं हुए थे, और वो उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर देते हैं। ऑब्वियसली
वो भी अपने कानूनी नुकात की बुनियाद पर उसको गैर कानूनी कह रहे होंगे। एक अमल है, 4 जज साहिबान उसको कानूनी समझ रहे हैं और एक रुकन जो है वो उसको गैर कानूनी समझ रहे हैं। इससे आपको तकसीम का अंदाज़ा हो रहा है। अब वजूहात क्या हैं? केस इंतहाई अहम नौइयत का है और इस तरह के मैंने पहले भी कई मरतबा गुजारिश की, जो पॉलिटिकल नेचर के केस होते हैं वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। अब ये पॉलिटिकल नेचर का केस है। 63 अरकान पार्लियामेंट से मुतालिक था कि वो वोट डालेंगे, शुमार होगा नहीं होगा, इसके ऊपर फैसला हुआ कि वो अगर वोट डालेगा, फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसका वोट शुमार नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई होगा। ये तो आया था फैसला। अब उसके ऊपर जो रिव्यू है और हुकूमत की कोशिश और उनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो पिछला फैसला था कि वोट शुमार नहीं होगा, इसको किसी तरह कलअदम करार दे दिया जाए और यही नज़र सानी का मकसद भी है। अब अगर वो कलअदम होता है तो फिर से फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुलता है और इसी के ऊपर खड़ी है हुकूमत की सारी, यानी कि उम्मीदों का जो महल है वो सारा इस पर मरकूज़ है। ये हुकूमत की तीसरी कोशिश है। इससे पहले हुकूमत 2 कोशिशें कर चुकी। पहली कोशिश उन्होंने की मखसूस नशिस्तों के ज़रिए 2 तिहाई अक्सरियत, इजाफी मखसूस नशिस्तों के ज़रिए 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करें और फिर वो जो अपना आइनी तरमीमी पैकेज है उसको लेके आएँ, यानी जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक, उसमें वो नाकाम हुए। उसकी वजह यह है कि मखसूस नशिस्तों का वो मामला आज भी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान फंसा हुआ है, उसका कोई फैसला नहीं हुआ और वो सस्पेंडेड है, वो सीटें खाली हैं। 23 मेंबर्स मखसूस वाले, वो अपनी जगह, वहाँ पे हुकूमत को शिकस्त हो गई। दूसरी कोशिश उन्होंने की मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करें, उनको राज़ी करने की सर तोड़ कोशिशें की और साथ साथ कुछ जो कम हो रहे थे अरकान नंबर्स, उनको भी पूरा करने की कोशिश की और वो उनके काबू में आ गए, जो कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान थे। यानी उधर से वो पूरे कर लिए और इधर से मौलाना को मिलाते और वो अपनी गेम डाल देते। कोशिश पूरी हुई, आपको याद है इतवार का दिन था, रात गए तक कोशिशें चलती रहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब एंड पे नहीं माने और हुकूमत को वहाँ पे भी सेटबैक हुआ और नाकामी का सामना करना पड़ा। जो तरामीम बुलाना चाहते थे वो नहीं कर सके थे। अब उनकी जो तीसरी एफर्ट है, ये है उनकी तीसरी एफर्ट, ये नज़र सानी। अब इसके ऊपर शकूक व शुबहात क्यों उठ रहे हैं? मैं अगर आपको ज़ाती अपनी राय में बताऊँ तो ये नज़र सानी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और जितने भी आइन और कानून को समझने वाले लोग हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू भी होती है, उन सब का ये मौक़िफ़ है कि जो तशरीह का फ़ैसला दिया 63A का, वो रीराइट किया था अदालत ने, उस यानी कि उस फैसले के ज़रिए आइन को रीराइट किया गया। ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। नज़र सानी के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन जो उसकी टाइमिंग है और इसका जो मुकर्रर किया जाना है उसके ऊपर सबको एतराज़ है। और वो ये कहते हैं कि आप इसको बाद में लगा लेते या आप इसको आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले लगा लेते, अगर ये टाइमिंग का फैक्टर ना होता तो किसी को शकूक व शुबहात ना होते। अब सारे वो जो नज़र सानी है वो सारी की सारी शकूक व शुबहात के अंदर लपेटी हुई है इस वक्त, इसलिए इसके ऊपर इतना एतराज़ भी हो रहा है और इसके ऊपर इतनी तनकीद भी हो रही है। और मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो हैं, अब काजी फाइज़ साहब, अब ये दूसरे मोअज़्ज़िज़ जज हैं जिनके साथ मेरा ख्याल है एक हेड ऑन वाली सिचुएशन है। इससे पहले मंसूर अली शाह साहब, आपको याद है ऑर्डिनेंस आया, काजी साहब ने फौरी तौर पे अमल दरामद किया। अगर आप चेन ऑफ इवेंट्स को देखें तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और किस डायरेक्शन में और किस तरतीब से जा रही हैं। उधर से ऑर्डिनेंस आता है, उसके कुछ ही घंटों के अंदर अंदर काजी साहब उस पर अमल दरामद भी कर देते हैं, कमेटी से मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाल देते हैं और मंसूर अली शाह साहब जो है वो उसका बाइकआउट कर देते हैं, जवाब में ख़त भी लिखते हैं और उसके जवाब में जो काजी साहब ख़त लिखते हैं मंसूर अली शाह साहब को, उसमें मुनीब अख्तर साहब को निकाले जाने की 11 वजूहात देते हैं, जो कि चार्जशीट है, वो उनको हदफ तनकीद बना लेते हैं और मुइन जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं उनको बेंच का हिस्सा बना लेते हैं, उस कमेटी का हिस्सा बना लेते हैं। तो फिर 2 रुकनी कमेटी बैठती है, कमेटी तो थी 3 रुकनी, लेकिन कमेटी बैठी 2 रुकनी। यही एतराज़ आज मुनीब अख्तर साहब का भी था कि जजेस कमेटी जो है, जो बेंचेस तश्कील देती है, वो तो है 3 रुकनी, तो आपने 2 अरकान ने बैठ के सारे फैसले कर लिए, तो वो यानी कि वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि कमेटी असल में 3 अरकान पे मुश्तमिल है और जो सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर चीफ जस्टिस, वो उसका हिस्सा ही नहीं थे और आपने बेंचेस भी तश्कील दे दिए और उस पर कार्रवाई भी आगे बढ़ा दी। तो इस चीज़ को वो कबूल नहीं कर रहे। तो बहरहाल अब काजी साहब जो हैं वो उनको भी जल्दी है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मैंने आपको बताया था फैसला कौन महीना है, अक्टूबर, उसका आगाज़ हो चुका। अब आगाज़ होते ही आपको हर तरफ मोर्चाबंदी होती हुई नज़र आ रही है। ये तो मैंने आपके सामने रख दी सूरत हाल अदालत की। अब कुछ ही घंटों की बात है, इसके बाद जब शाम को हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया मुनीब अख्तर साहब ने, साथ ही एक खबर आ गई कि काजी फाइज़ साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसका इजलास भी सुबह तलब कर लिया। और वो तलब करने का मकसद क्या है? ये जो 63A का केस है, इसको हर सूरत इसी हफ्ते में निपटाना है। तो इसलिए अब कमेटी का इजलास बुलाया गया है। अगर मुनीब अख्तर साहब आए तो वेल एंड गुड,
बेंच का हिस्सा बने, और अगर वो नहीं बनते तो फिर एक और मेंबर उनकी जगह पे बिठाया जाए और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ऐन मुमकिन है कल फैसला सुना दें, हो सकता है परसों फैसला सुना दें। गालिब इम्कान यही है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल होगी। अब बात क्या है? बात इसमें यह है, जो गवर्नमेंट के एंड से देखा जाए तो बज़ाहिर ये महसूस होता है कि उनका होमवर्क मुकम्मल है, उनको सिर्फ वो दरवाज़ा खुलना है फ्लोर क्रॉसिंग वाला। आसिफ जरदारी साहब आपको पता है किंग है इन चीज़ों के, तो अब ये अगर दरवाज़ा यहाँ से खुलता है जो कि अभी बंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में, अगर ये खुल गया, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुलेगा और नंबर पूरे करके इन्होंने धड़ाम से इजलास बुलाने हैं, उनको भेजना है वहाँ पे ईवान के अंदर ले करना है और साथ ही उसको मंजूर करवा लेना है। ले जी हो गया आईनी तरामीम, और आईनी तरामीम के बाद जो तब्दीलियाँ होंगी वो आपको फिर यानी कि होश उड़ा देने वाली तब्दीलियाँ होंगी। अब आपको हाई कोर्ट का जो जज पसंद नहीं है आप उसका तबादला कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं, उन्हें किसी और हाई कोर्ट में भेज दें, और अगर कोई लाहौर हाई कोर्ट बैठा है जिससे आप नाखुश हैं, आपको नापसंद है या आपकी मंशा के मुताबिक फैसले नहीं आ रहे, कोई भी रीज़न ले लें आप उनको वहाँ से तबादला करके किसी और जगह भेज दें। तो इससे फिर जजेस जो हैं मेरा ख्याल है उनकी जो एक सैंक्टिटी होती है या आप कह लें उनका जो वक़ार होता है वो भी मजरू है। फिर हो सकता है बहुत सारे जजेस इस चीज़ को कंसिडर करना शुरू कर दें कि इससे बेहतर इस्तीफ़ा ही दे दें, तो ये सूरत हाल भी वहाँ पे बन सकती है। फिर आईनी अदालत का वजूद, अगर आईनी अदालत आ जाती है तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो एक किस्म की गैर मौसर होने वाली बात है कि आपने उनको एक जो मकामी अदालत होती है वो बना दिया कि वो आईनी मामलात को वो नहीं देखेंगे, और अब फिर सुप्रीम तो फिर ये हो जाएगी जो आईनी अदालत होगी, आईनी मामलात सारे वहाँ चले जाएंगे। सो बहरहाल एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा अगर ये आईनी तरामीम मंजूर होती हैं, और उसके असरात जो होंगे वो बड़े देर पाओगे। अब ये तो इनकी पोजीशन हो गई, और हुकूमत जो है वो पूरी तैयार है कि इसी हफ्ते उन्होंने इजलास बुलाना है हर सूरत। इससे आपको आइडिया होता है कि फिर ये जो 63 डे की तशरीह है उसका फैसला भी इसी हफ्ते आने का इम्कान ज़्यादा है। फिर इसके ऊपर आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब आ जाएँ तीसरी साइड पे, वो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को दो किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, एक पार्टी के अंदर है, एक बाहर वाला। आज वो बड़े गुस्से में थे, बरहम थे। जो रिपोर्ट्स आई हैं कुछ उसमें मुतजाद हैं, लेकिन रिपोर्ट हुई हैं वो। आज उन्होंने गुस्से का इजहार किया अपने पार्टी के कुछ रहनुमाओं के ऊपर। जो रिपोर्ट हुआ है वो आजम सवाती के साथ जब उनका मुकालमा हुआ, उन्होंने उनको ब्रीफ किया एहतजाज के हवाले से, और इमरान खान साहब को बताया कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ रावलपिंडी वाला, और कारकुनान जो है वो शाम तक उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने मज़ामत की, वो लड़े, फाइट किया। तो ये इमरान खान साहब ने कहा अगर सारा कुछ ज़बरदस्त था तो आपने इसको कॉल ऑफ क्यों किया, इसको मुखर क्यों किया, और किसने किया? उस पर उन्होंने बताया जी बैरिस्टर गौहर साहब ने मुखर किया। तो इस पर यानी कि रिपोर्टेडली अब इस पर मुतज़ाद इतलात हैं। उन्होंने कहा जी वो यानी कि उसको फारिग करें, वो बुज़दिल आदमी है, ये है वो है। तो इमरान खान साहब के मिजाज से वो मुताबिकत नहीं रखते, ये मुबैना तौर पर मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, ये इसमें मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन ये रिपोर्ट हुआ है बहुत सारी जगहों पर। तो उन्होंने कहा जी उनको फारिग करें। तो इमरान खान साहब ने इनके ऊपर भी बरहमी का इजहार किया कि क्या तुम मुझे यहाँ पे ये सफाइयाँ देने आए थे, सारा कुछ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बात की वो है जिसको मैं कहता हूँ फाइनल कॉल। अब आपको पता है 2 अक्टूबर यानी कि बुध के रोज़ का तो उन्होंने एहतजाज जो है वो प्लान किया हुआ है, अनाउंस भी किया हुआ है। फैसलाबाद है, बहावलपुर है और मियाँ वाली है, वहाँ पर होगा। साथ ही उन्होंने ये 4 अक्टूबर जुम्मे के दिन के लिए डी चौक की कॉल दी है और कहा है कि गंडापुर साहब जो हैं वो इसको लीड करेंगे, और रिपोर्टेडली ये भी कहा गया कि चाहे 2 दिन लग जाएं आपने डी चौक ज़रूर पहुँचना है। अब इसमें मेथड है, आपको नज़र आ रहा है 2 दिन लग जाने का मतलब क्या है? 2 दिन का लगने का मतलब यह है कि आपको रेजिस्टेंस आएगी, आपको अपोजिशन आएगी, आपको रोका जाएगा, रास्ते में रुकावटें होंगी, लेकिन चाहे आपको 2 दिन लगें लेकिन आपने डी चौक पहुँचना है। अब ये तो खुला ऐलान जंग है। इस खुले ऐलान जंग से पहले मैं आपको गंडापुर साहब की जो कल का बयान आया था, वीडियो बयान, वो बता देता हूँ। उन्होंने जारी क्यों किया उसकी अहम वजह है, उसको जारी करने की और जो कुछ उन्होंने कहा उसकी भी उस पर बात कर लेते हैं। अब आपको मालूम है गंडापुर साहब बुरहान इंटरचेंज से वापस चले गए, वो मंजिल पे नहीं पहुंच सके। इसके ऊपर उनको पार्टी के अंदर से शदीद दबाव का सामना करना पड़ा और बहुत सारी यानी कि सख्त किस्म के रिमार्क्स उनके ऊपर दिए उनके कारकुनान ने, क्योंकि कारकुनान तो कुर्बानी दे रहे थे और वो फाइट भी कर रहे थे, जैसा कि बताया गया आज आजम सवाती ने बताया। और गंडापुर साहब जो कि लीड करना था जिन्होंने, वो वहाँ पहुँचे नहीं और इससे पहले भी नहीं पहुँचे वो लाहौर में। तो उनको शदीद यानी कि एक जिसको खफकी का सामना था, कारकुनान की नाराज़गी का सामना था। उसके बाद फिर उन्होंने जब वापस पहुँचे तो एक बड़ा धांसू किस्म का वीडियो बयान जारी किया। उसमें उन्होंने इनकलाब की बात भी कर दी कि अब हम इनकलाब लाएंगे, और ये इसके अलावा उन्होंने सारे इदारों को, हुकूमतों को, सबको वार्निंग्स भी जारी कर दी। और उन्होंने कहा ये मेरी फाइनल वार्निंग है, अब अगर गोली मारी तो फिर हमारी तरफ से एक के जवाब में 10 गोलियाँ आएंगी। आपने शेल फेंका, हमारी तरफ से एक के बदले 10 शेल आएंगे। आपने लाठी मारी तो एक के बदले में 10 लाठियाँ मारेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। उसकी वजह क्या है? ये सूबे का वज़ीर आला है, मुल्क आपका फेडरेशन है, उसके एक यूनिट का सरबराह, वो ये कह रहा है कि यानी कि दूसरी मुखालिफ हुकूमतों को कह रहा है, मुखालिफ जमात की,
कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर जवाब में 10 गोलियाँ, 10 लाठियाँ और 10 शेल्स आएंगे। तो बड़ी ख़तरनाक बात इस लिहाज से है कि इसका तहरीक इंसाफ को नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। जहाँ तक बात है इनकलाब की, अब इनकलाब का मतलब क्या होता है? इनकलाब का मतलब होता है कि फिर आप किसी आइन कानून किसी चीज़ को नहीं मानते। इनकलाब ताकत से आता है और आप ज़ोर बाजू से अपने मुखालिफ को या आपका जो हरीफ है उसको आप फतह करते हैं। तो फिर इनकलाब का मतलब है आइन को साइड पे करते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो इस लेवल पे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसी आइन के तहत उनकी हुकूमत बनी हुई है, इसी आइन के तहत उन्होंने हल्फ उठाया, इसी आइन के तहत वो एक असम्बली के रुकन हैं। तो या तो वो उनको सारों को ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद आ जाए ऐलान जंग है, ठीक है जी हम फतह करने निकले हैं, तो इनकलाब तो उसी को कहते हैं। बहरहाल मैं अब नुकसान की बात क्यों की है? नुकसान की बात इसलिए की है, मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, हो सकता है मेरे कुछ नाजरीन इस पर नागवारी महसूस करें। 9 मई का स्टिग्मा आज तक मौजूद है, नहीं उतरा। आपको याद है पार्टी के ऊपर पाबंदी की कार्रवाई का आगाज़ हो गया था तहरीक इंसाफ के ऊपर, फिर बावजूद हुकूमत पीछे हट गई। अब अगर एक सूबे का सरबराह और एक सूबे की जमात का सदर वो अगर इस किस्म के बयानात देगा तो इससे पाबंदी, और ये जो आपका मुखालिफ है उसको तो ये पूरी चार्जशीट चाहिए आपको चार्ज करने के लिए, तो आप चार्जशीट खुद उनको फराम कर रहे हैं कि वो कहेंगे जनाब ये इनके सूबे का सरबराह अगर ये कह रहा है एक गोली के बदले 10 गोली, एक लाठी के बदले 10 लाठियाँ, और एक यानी कि आप अगर हमारे ऊपर आंसू गैस फेंकेंगे तो हम 10 फेंकेंगे शायद जवाब में, तो ये तो फिर बड़ी ही ख़तरनाक बात है तहरीक इंसाफ के लिए। अब उससे ख़तरनाक बात क्या, इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब के इस मौक़िफ़ की तायीद भी की, हिमायत भी की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसने मेरी जो राय है उसने सही तौर पर आवाम के सामने पहुँचाई, और अब साथ ही कह दिया कि 2 दिन लग जाए आपने डी चौक पहुँचना है। हुकूमत कैसे पहुँचने देगी डी चौक? दफ़ा 144 नाफिज हो जाएगा, आप दाखिल नहीं हो सकते, रेड जोन वैसे ही सील होगा। जब आपने कह दिया हर सूरत पहुँचना है, गंडापुर लीड करेगा और अपने वसाइल से आएंगे जो उनके वसाइल हैं। सुबह आज उन्होंने कहा डंके की चोट पर इस्तेमाल करूँगा, मेरी हुकूमत के वसाइल हैं, मैं करूँगा। तो ये घड़मस जो है ना, ये मैं ये समझता हूँ तहरीक इंसाफ, अब ये तहरीक इंसाफ इस हद तक या इमरान खान साहब क्यों चले गए हैं, उसकी वजूहात भी हैं अपनी जगह पे और वैलिड रीजंस हैं। मैंने आपको पहले भी कहा उनका जो ब्रीदिंग स्पेस है पॉलिटिकल पार्टी का जो होता है वो उनसे छीन लिया गया है। अब बजाय इसके कि वो उसको यानी कि कवर करें, वो और ज़्यादा उसको, मेरा ख्याल है उसमें ख़राबी पैदा हो रही है इस किस्म के बयानात से। अब डी चौक वाला थिएटर जो है वो 4 यानी जुम्मे का दिन सर पे खड़ा है, तो ये एक नई सूरत हाल डेवलप होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जंग चल रही है वो भी नई सूरत हाल है। 25 अक्टूबर यानी कटिंग लाइन है, यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट काजी फाइज साहब की, उससे पहले मेरा ख्याल है 10 से 15 दिन फैसला कुन है और हर तरफ जो है मोर्चाबंदी शुरू है, चाहे वो हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ हो या अदलिया के अंदर हो। आपको हर तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई बड़ी से बड़ी खबर मिलेगी और आगाह करते रहेंगे आपको। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुआ करें कि ये सारी सूरत हाल जो है खैर वाफियत से हमारा मुल्क कौम इससे निकल जाएँ और कोई बड़ा नुकसान ना हो। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।